अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। सियासत, तारीख़ और सहाफ़त के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनके लिए काबुल के ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए और ये हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं। अगर हम ही सीखने से इनकार कर दें तो एक और बात है। मेरी गुजारिश पर गौर कीजिएगा। देखिए, हुकूमत लेने का तरीक़ा जो जमहूरियत है, यानी ये जो हमारे दोस्त जमहूरियत को बुरा भला समझते हैं, गालियाँ देते हैं, उनको ये याद दिला दूं, और जो जमहूरी निज़ाम के हामी हैं या कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको भी ज़रा एक यानी ये देख लीजिए काबुल में क्या हुआ है। हुकूमत बदलना, इक़्तिदार की मुंतकली इंसान का हज़ारों साल से एक प्रॉब्लम रहा है और यही माजी में होता था। यानी हज़ारों साल दुनिया में इसी को ठीक माना जाता था, फॉर्मली ठीक माना जाता था, और वो तरीक़ा यही होता था कि लश्कर चलते थे और जत्थे, और वो शहर के जो किले होते थे या शहर होते थे उनका मुहासरा कर लिया करते थे, और उसके बाद यानी ये पुरअमन होते थे, जो मुहासरा करके एक अल्टीमेटम दे दिया करते थे कि इतने आपके पास दिन हैं, घंटे हैं, आप सरेंडर कर दीजिए, अपनी हुकूमत हमारे हवाले कर दीजिए। आज के बाद आपकी आबादी, शहर जो भी है, इसके मामलात हम चलाएंगे, हुक्मरान हम होंगे, और अगर आपने हमारी डेडलाइन के मुताबिक हमारी बात ना मानी तो ठीक है, फिर हम हमलावर हो जाएंगे। ये बहुत शरीफ लोग होते थे जो इस तरह करते थे, यानी जैसे तालिबान ने अभी किया, घराव डाल के बैठ गए और खून नहीं हुआ। ये बड़ी शराफत का मुजाहरा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। ऑब्वियसली जब हमारी अपनी तारीख़ क्या है, अफ़गान से लोग आते थे, और वो जिनको हम बादशाह वगैरह कहते हैं, कैसे आते थे, कौन सा वो हक़ था जिसको एक्सरसाइज करके वो हमारे हुक्मरान बने? बंदूक थी, ताकत थी, डंडा था, आए और छा गए, ख़त्म कहानी। जमहूरी निज़ाम में आप ये जानते हैं कि आपका वोट लेने के लिए आपका लीडर आपकी को नखरे उठा रहा होता है, आपका मुकामी जो भी कोई इंतखाब लड़ रहा होगा, अब ये उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसको पता है कि जबर नहीं है, बंदूक नहीं है, अब उसको क्या करना है, दिलों को जीतना है। वो आपकी खुशियों में आएगा, वो आपके गमी में आएगा, वो आपके झूठे मतलब है कि सच्चे जैसे भी कहे, वो हमदर्दी भी करेगा, वो आपके काम भी करवाएगा, वो आपकी यानी उसको लालच ये है कि मैं अपने हलके में जितना बेहतरी का काम करवाऊंगा, लोगों को मैं खुश रखूंगा, ये लोग मुझे वोट देंगे और उस वोट ने मुझे हुकूमत में लाना है, मुझे पावर देनी है, तो इसके लिए ये लाजिम है कि मैं अपने हलके के लोगों के लिए कुछ करूं। अच्छा, अब वो एक इलेक्शन कैंपेन होगी, उसके जलसे मिसाल के तौर पे उसका हिस्सा होते हैं, कैंपेन उसकी हिस्सा होती है, वो अपने नज़रियात, यानी कोई भी जमहूरी पार्टी किसी भी मुल्क में हो तो वो एक मैनिफेस्टो रखती है। अच्छा, अब ये हमारे यहाँ की डिफरेंट बहस है कि इमेच्योर है जमहूरियत और मैनिफेस्टो, क्या जी ये कहाँ की बात नहीं। वो भाई टाइम लगा, यहाँ भी टाइम लगा है, वहाँ भी ठीक होगा। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाता। आप ये बस देख लीजिए कि जमहूरियत की एब्सेंस में जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, फिर वो ऐसे होता है। अब उसमें यही होता है कि यानी जिसको हमारे यहाँ ये बड़ी तकलीफ़ हो रही है ना कि हमारे यहाँ वो एक ख़ास, अब आप देख रहे हैं लोग उठना शुरू हो गए, वो बिलों से निकलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में भी हमें ऐसी हुकूमत, इस तरह से इक़्तिदार चाहिए, इस्लामी हुकूमत। उनका मतलब समझें, वो ये जानते हैं कि कभी आप उन्हें वोट नहीं देंगे, वो ये जानते हैं कि ना वो लोगों के काम कर सकते हैं, ना वो लोगों के नखरे उठा सकते हैं, ना ही दिन रात उस तरह की मेहनत में कौन पड़े जनाब। उससे बेहतर है कि आप बंदूक उठाएँ, एक मज़हब का नारा लगाएं और काबिज़ हो जाएं। अब अफ़गानिस्तान में क्या, और मेरी बात सुने, जब लश्कर आया, इस तरह की जब हुकूमतें आती हैं, आमरीत जब आती है, हुकूमत बदलने का तरीका अगर बंदूक होगा, तो फिर जब ये होता है तो फिर वहाँ देख लें कि वहाँ इंटेलिजेंस का काबुल में चीफ कौन है, या वहाँ पे अब जजेस कौन होंगे, यहाँ वहाँ सिविल सर्वेंट्स की जगह कौन बैठेगा। मतलब पाकिस्तान में इस तरह के जो ख्वाहिशात रखने वाले लोग हैं, ये जब आएंगे तो ये सिर्फ हुकूमत ऐसा नहीं है कि ये कोई इक़्तिदार के एक ही कुर्सी होगी जहाँ ये बैठ जाएगी, इनकी पूरी टीम तंजीम फिर नीचे आएगी। ये जजेस जो हाई कोर्ट्स, हमारी लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक में बैठे हुए हैं, इनको फिर उसी बंदूक दिखा के फारिग, और फिर उनकी जगह एक यानी उनके लोग आ जाएंगे, मुफ्ती। इसी तरह से CSS ऑफिसर, ये ब्यूरोक्रेसी जितनी स्टील फ्रेम बनाया हुआ, ये सब कुछ अगर इस तरह से तोड़ा जाए इसको, जिसकी ख्वाहिश अफगानिस्तान के लिए रखते हैं, अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता हो गया तो ये सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस सब उड़ जाएगा। इसकी जगह फिर वो आने वाली वो जो यानी माजी में जैसा होता रहा वो हो जाएगा। क्या इस बात का ख्वाब आप देखते हैं, जब बंदूक के ज़रिए आप लश्कर लेकर आते हैं और शहर पे कब्ज़ा करते हैं, फिर वहाँ से बचने के लिए लोग खुदकुशियाँ करते हैं, जहाज़ों के पहियों से लटक जाते हैं कि खुदा के वास्ते हमें इनके रहमो करम पे ना छोड़ो, इससे तो मौत अच्छी है। आपने देखा कि वो जहाज़ उड़ रहा है, वो जहाज़ के पहियों से उसको मौत उसने गले लगा ली, लेकिन उस यानी उस अंजाम से जो उसको ज़िंदगी में रहकर जो दो चार होना था, वो उसको यानी ज़िंदगी को ही छोड़ गया उसने। वो यानी इस तरह होता है। ये जो आप माजी में सुनते हैं ना कि वो तुझके बाबरी में लिखा उसने, बाबर ने, कि हमने सरों के मीनार चुनवा दिए, ये होता है। जब आप बंदूक के ज़र पे कब्ज़ा करते हैं तो फिर आपको लोगों को दिखाने के लिए वो सरों के मीनार चुनने पड़ते हैं, ताकि लोगों पर आपकी दहशत कायम रहे, लोग आपसे सवाल ना कर सकें। आमरीत ये होती है।
और इसका ख्वाब देखने वाले हमारे यानी मुल्क में जो लोग हैं, उस ख्वाब का नतीजा फिर यानी पहले आप समझ लें कि है क्या। यानी जिसके लिए अगर आप तगोदो कर रहे हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़, अगर आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं और उसको कुफर का निज़ाम समझते हैं, तो फिर ये जान लें कि जिस निज़ाम की हिमायत के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वो निज़ाम जब आया तो उसमें आपकी जान बचेगी या नहीं बचेगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो फिर जब डायनामिक्स पावर जब आ जाती है और वो ताकत से और बंदूक से ली जाती है, तो ऐसी पावर के अंदर बिल्ट इन इनसिक्योरिटी होती है। हमेशा याद रखें, जो बंदा बंदूक के ज़ोर पर आता है ना, उसके अंदर एक बिल्ट इन इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो ये जानता है कि मुझे लोगों ने मुंतखब नहीं किया। उसके दिल में चोर होता है, वो ये जानता है कि मैं डंडे के सर पे यहाँ पे काबिज़ हूँ और जब तक मेरे पास डंडा है मेरी हुकूमत है। और इसीलिए वो रूथलेसली आपने देखा बशर अल-असद ने क्या किया सीरिया पे। उसकी एयरफोर्स ने अपनी ही सिविलियन आबादियों पर दुश्मन के नाम पर उसने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करें, वैसे मैं इस बात पर यानी आपको दावत देता हूँ फ़िक्र की, और रहनुमाई मेरी भी कीजिए। पाकिस्तान अगर खालिस आमरियत से बचा हुआ है ना, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बचा हुआ है। खालिस आमरियत की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में खालिस आमरियत अभी तक नहीं आई। खालिस आमरियत से पाकिस्तान अगर बचा हुआ है ना, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान एयरफोर्स का है। ये वो अनसंग आप कहें कि हीरोज़ हैं, या ये वो हमारी फोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब है कि वो उन्होंने कोई आके यानी मार्शल के ख़िलाफ़ काम किया, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि एयरफोर्स, इसलिए आपको शायद आ रहा है तो मैं आपकी ताजुब दूर कर देता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसलिए खालिस आमरियत की राह में रुकावट है कि पाकिस्तान में खालिस आमरियत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ऐसे किसी आमिर के साथ एयरफोर्स शामिल ना हो जाए। अब इसका मतलब ये है कि खालिस आमरियत यानी अगर एक शख्स इक़्तिदार में है, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब इक़्तिदार में उस वक्त, और ये कहते हैं कि यार वो कराची में तो हमारा उस तरह वोट बैंक नहीं बन पा रहा, या लाहौर में उस तरह बात नहीं बन पा रही, तो इस तरह करते हैं कि एयरफोर्स से कहो कि ज़रा जाके बमबारी तो करके आए, लाहौर के 4-6 इलाके ज़रा उड़ा के आए, लामा इकबाल टाउन वगैरह, और या फिर कराची में किसी को उड़ा दे, या एयरफोर्स के पायलट से कहे कि कोयटा या पेशावर में जाके सिविलियन उस मोहल्लों पे बमबारी कर दो, ज़रा दहशत फैले मेरी, और मेरे सामने लोग ज़रा सीधे हो जाएं। पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको एक पायलट ऐसा नहीं मिलेगा, और पायलट अकेला नहीं होता जो जहाज़ उड़ाता है, पूरी चेन होती है पीछे बैठी हुई, इंजीनियर्स, कंट्रोलर्स, अल्लाह जाने क्या। वो एक चेन पाकिस्तान की एयरफोर्स में जब तक किसी आमिर को नहीं मिलती जो राज़ी हो जाए इस बात पे कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मिसाइल और बम है वो सिविलियन पाकिस्तान की अपने लोगों पे गिरा दे, तब तक खालिस आमरियत अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में नहीं आती, और शुक्र है कि नहीं आई। और एयरफोर्स में अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स की में कोई ऐसा पायलट, कोई ऐसा इंजीनियर, कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है जो इस बात पर ओबीडियंस कर दे या हुक्मरान के आगे सलूट कर दे अगर ऑर्डर उनको मिले कि आप पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों पर अपने जहाज़ लेके जाएं एयर पावर और उनको मिसाइल मार दें। आपको नहीं मिलेगा पाकिस्तान एयरफोर्स में। वो दुश्मन से लड़ने के लिए हैं, वो दिफा के लिए हैं, वो अपनी आबादियों पर मिसाइल नहीं मारेंगे। तो ये एयरफोर्स का एक, और ये दुआ है कि ये ऐसे, मतलब यकीन है कि ऐसे इंशाल्लाह रहेगा। तो खालिस आमरियत पाकिस्तान में उस तरह की जितने ख्वाब देखने वाले हैं, इनको इल्म होना चाहिए कि ये फसाद कर सकते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह जो एक अनरेस्ट, बड़े पैमाने पे अनरेस्ट ला सकते हैं, ये मासूमों का यानी ज़ाहिर कत्ल कर सकते हैं। और इनकी ताकत बेशक यानी उस तरह से इनकी नंबर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इडियट्स गैदर्ड इन लार्ज क्राउड्स। किसी ने कहा ये हमारे यहाँ बाहर वाले एक जहन तो है ना कि सूट और टाई लगानी है, टाई लगानी है, सूट भी लगाना है, शेव क्लीन करनी है, और पूरा तैयार मॉडल बन के बाल कटवा के और आके तालिबान की हिमायत में नारे लगाते हैं, तस्वीरें अपनी लगाते हैं टाई के साथ और तालिबान की हिमायत। ये हमारी मुनाफकत जाहिर है कि यानी उसकी एक अजीब ये इंतहा है। यानी तालिबान के अंदर ये नहीं है, यानी उनसे आप इख्तलाफ मेरे से ज़्यादा आप इख्तलाफ ही करते हैं ना आप उन तालिबान से, लेकिन ये मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, ना वो अपनी ज़बान बोलने पे शर्मिंदा है, ना वो अपने लिबास पे शर्मिंदा है, ना उन्हें कोई एहसास कमतरी है, ना उन्हें कोई इस तरह का मर्ज़ है। वो जो हैं वो खुल के हैं और वो अपनी नज़रियात पर क्लियर है। हमारी तरह के मुनाफिक नहीं है वो, यानी वो सूट टाई लगाकर इस्लाम की बातें नहीं करेंगे, वो इंग्लिश बोलने की जाली कोशिश नहीं करते, वो मगरबी उसमें जाके यानी वो लड़ते हैं तो मैदान में लड़ते हैं, वो पैसे नहीं पकड़ते, वीज़े की दरखास्तें नहीं देते। हमारे यहाँ तो जालसाजी है ना सारी। तो एनीवे बस इस बात पे बात ख़त्म करते हैं कि जमहूरियत और आमरियत और इंतकाल इक़्तिदार, इसका जो तरीक़ा है कि मौजूदा हुक्मरान के बाद दूसरा हुक्मरान कौन आएगा जिसने मुल्क को चलाना है, इसका दो तरीक़े हैं। या तो यह है कि पुरअमन तरीक़ा है, इलेक्शन, वोट, सिविलियन तरीक़ा, इसमें आप
मैं तफसीलात क्या बताऊँ, आप जानते हैं। उम्मीदवार घर घर जाता है, मेहनत भी करता है, तरले भी करता है, आपके यानी वो सारा कुछ यानी वो नखरे भी उठाता है, और उसको ये खौफ भी होता है कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, ये मर्द है, ये औरत है, ये ताकतवर है या नहीं, सेहतमंद है या बीमार है, इसके पास वोट की ताकत है, ये मुझे मेरी जॉब से निकाल सकता है। अगर लोग खुश ना हुए, मेरी जॉब चली जाएगी ऑफिस की। यानी मैं सियासत का काबिल नहीं रहूँगा अगर मुझे लोगों ने वोट ना दिया। आई हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल बिकॉज आई हैव टू गेट, मतलब मुझे वोट चाहिए। दूसरा तरीका, अगर बंदूक के साथ उसने आना तो वो आपका ख्याल क्यों करेगा? उसे क्या ज़रूरत है? वो क्यों नखरे उठाए आपके? वो क्यों आपकी शादियों में आया, जनाजों में आया? उसे क्या प्रॉब्लम है? वो तो बंदूक के साथ आया ना, तो कभी आप पे एतबार करेगा। बंदूक से आने वाला कभी एतबार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास बंदूक है, जब तक मैं बैठा हूँ, और जिस दिन मेरी बंदूक भी अगले मुझे मार देंगे, क्योंकि मैं भी मार के आया हुआ हूँ। उसके बाद ज़ाहिर आदमी शफाक होगा, संगदिल होगा। तो ये तरीका है, आगे आपकी मर्ज़ी, जिसका मर्ज़ी इंतखाब कीजिए। आपको हर किसी को अपने नज़रियात रखने की आज़ादी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।